सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। अगर आप सिविल सर्विस एग्जाम की और आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल से ज़रूर से जुड़े। करंट अफेयर्स के जो एडवांस करंट अफेयर्स है यूपीएससी के लिए वो बहुत अच्छे तरीके से यूट्यूब चैनल के अंदर कवर किए जाते हैं। इसके अलावा आप सौरभ पांडे CSE ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें आपके पूरे जैसे अभी एग्रीकल्चर ऑप्शनल है और बहुत सारी चीज़ें उस पर रन हो रही हैं। आरसी रिपोर्ट है, आपका आंसर इवेल्युएट आप करा सकते हो, प्रीलिम्स के एडवांस करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है, ये सब चीज़ें हैं। तो ये आप लोग जरूर से जुड़े। शुरू करते हैं आज के जो टॉपिक्स हैं इंडिया बांग्लादेश रेल लिंक के ऊपर। द फर्स्ट टॉपिक इज रिलेटेड विथ इंडिया बांग्लादेश जो रेल लिंक है, इस पर एक टॉपिक आपका बनता है। डायरेक्टिव फॉर डीप फेक, इस पर डिस्कशन करेंगे। लीवर एंड डायबिटीज और सोरियासिस क्या है, तो ये देखो, ये प्रीलिम्स का टॉपिक है, ये प्रीलिम्स का टॉपिक है, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर मैंने एक अल्टीमेट प्रश्न भी फेक फ्रेम किया है, लिखने में मजा आएगा आपको इसमें, ठीक है। और ये आईआर का टॉपिक है, इंटरनेशनल रिलेशन का टॉपिक है। फिर जो मेंस का क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ वो आपको देखना है। 5M सीरीज के अंदर जो प्रीलिम्स एस्पेक्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं सुबह 5 बजे कवर होती है डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से, तो वो आप लोग प्लीज़ मिस ना करें। आज जैसे काफ़ी सारे टॉपिक्स, आज भी 8 टॉपिक ऑलमोस्ट कवर किए गए हैं, तो मंडे टू सैटरडे आपके सेशन रहेंगे 5M सीरीज़ के। तो ये सारे टॉपिक्स आज हम न्यूज़पेपर के अंदर डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज़ देखो, एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जो कवरेज है वो कवरेज हर एक आयाम का, चाहे सोशल एस्पेक्ट से रिलेटेड अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे चर्चा कर रखी है, जो मोबाइल फ़ोन का इम्पैक्ट बच्चों पे क्या पड़ रहा है, सोशलाइजेशन कैसा अफेक्ट हो रहा है, बहुत डिटेल में अगर आप सेशंस देख रहे हैं कुछ समय से, तो वो बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। और वो मीन्स के पेपर में प्रश्न भी था इस साल का, अगर आप पेपर देखोगे तो सारी चीज़ें कवर की जा रही हैं जो एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से है। और आज का देखो प्रश्न मैंने जो है फ्रेम किया है, लिखने में मज़ा आएगा आपको बहुत अल्टीमेट, अगर आप इसको सोच समझ के लिखोगे, क्योंकि जिस प्रकार के कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए हैं, तो उसमें देखो लोग तो यही प्रश्न बनाएंगे डीप फेक क्या होता है और डीप फेक से क्या चैलेंजेस हैं, इस टाइप के प्रश्न बनाएंगे। मैंने आपके लिए जो प्रश्न बनाया है इसका लैंग्वेज इस प्रकार से है कि सोचना पड़ेगा लिखने में। और जब आप ऐसे क्वेश्चंस को लिखने में जिस दिन आप कंफर्टेबल हो जाओगे ना, आप मानो कि उस दिन से फिर आपका जो आंसर राइटिंग स्किल है वो अच्छी हो गई है। और ये सब चीज़ें जो इम्प्रूवमेंट है इसमें, ऐसा नहीं कि कोई आप मॉडल आंसर देख लो या कोई आपको 4 पॉइंट का ज्ञान दे दे। इसमें आपको समझना ये है कि आपका राइटिंग स्किल आपके थॉट प्रोसेस पे निर्भर करता है। जब तक आप सोचना स्टार्ट नहीं करोगे, जब तक आप एक पॉइंट को दूसरे से लिंक करना आप सीखेंगे नहीं, तब तक बहुत मुश्किल होगा चीज़ें हैंडल करना। देखो क्वेश्चन देखो, एक बार क्वेश्चन देख लो, फिर हम डिस्कस करते हैं। द फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ऑल्दो ब्रिंग्स अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन बट हैज़ ऑल्सो क्रिएटेड इनसिक्योर एनवायरनमेंट फॉर देम एज वेल। डिस्कस। अब मैंने यहाँ पे फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन शब्द इस्तेमाल किया, तो अगर किसी को फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का पता ही नहीं है तो फिर वो इतना अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। सेम सी बात है जो आप लोग इवेंट्स आज के समय में देख रहे हो, वो रिलेटेड और लिंक्ड किससे, फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से हमने उसको लिंक किया है। और वी कैन से उसी से क्वेश्चन भी आपका फ्रेम कर दिया गया है। तो आपको बस देखना है कि इस क्वेश्चन को आप लिखते कैसे, 10 नंबर पे ही लिखना है, ठीक है। 10 नंबर में थोड़ा सा आप लिखें। सौरभ पांडे CSE ऐप को डाउनलोड करना है, अगर अभी तक डाउनलोड नहीं किया प्लीज़ इसको डाउनलोड कर लें। इसमें आपको काफ़ी फ्री मटेरियल भी आपको अवेलेबल रहेगा। एग्रीकल्चर ऑप्शनल की क्लास चल रही है, अभी तक भी आप डोल्ड्रम में हो, लें ना लें क्या ऑप्शनल लें, तो आप एक बार जरूर से एग्रीकल्चर ऑप्शनल से जुड़े। और ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, अभी 30% ऑफ भी चल रहा है दिवाली की वजह से, तो इसका बहुत ग्रेट अपॉर्चुनिटी आपके पास, एग्रीकल्चर ऑप्शनल आप कर सकते हैं। अगर आप अभी ज्वाइन करेंगे तो दिसंबर तक आपका पूरे दोनों ऑप्शनल खत्म हो जाएंगे। मतलब जो पेपर 1 की क्लासेस ऑलरेडी हमारी खत्म हो चुकी हैं वो आप एक्सेस कर सकते हैं। पेपर 2 जो है अभी चल रहा है लाइव क्लासेस, उसको भी अटेंड कर सकते हैं। तो सौरभ पांडे CSE ऐप के अंदर है। इसके अलावा आकलन सीरीज में आप ज्वाइन करके अपना आंसर इवेल्युएट करा देंगे, करा सकते हैं। डेली आंसर चेक हो सकता है, ये मंडे टू फ्राइडे ही क्वेश्चन आपको मिलेगा, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, चेक करने का समय नहीं मिल पाता है। तो ऑल दो डेली बेसिस में आपके ऑलमोस्ट काफ़ी सारी कॉपी चेक होकर आपको मिल भी रही हैं, लेकिन मंडे टू फ्राइडे ही क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा। सैटरडे संडे में पूरा वीक के जितने भी बचे क्वेश्चंस हैं वो चेक हो जाएंगे। तो डेली आंसर जो है रहेगा। सैटरडे को मैं ऐसे टॉपिक निबंध दूंगा, बट निबंध इवेल्युएशन नहीं होगा क्योंकि वो बहुत बड़ा है, उसको आगे फिर कभी टेस्ट सीरीज लॉन्च करेंगे तो उस पर करेंगे। उसके बाद इस संडे को प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज एडवांस करंट अफेयर्स का चौथा टेस्ट है, फोर्थ टेस्ट है, प्लीज़ इसको दें, जरूर से दें, है ना। और इम्पॉर्टेंट चीज़ें आप नोट डाउन कर सकते हैं।
एक समय थोड़ा-सा होने के बाद मैं इसकी बुकलेट बना के भी आपको दे दूँगा। तो अभी आपको टेस्ट देना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करना है अपने प्रीलिम्स रजिस्टर के अंदर। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। लेट्स सी द फर्स्ट टॉपिक, अगरतला अखाउरा रेल लिंक। ये एक टॉपिक है, ये एक इन्फॉर्मेशन है। दिस इज़ वन ऑफ द इन्फॉर्मेशन की यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये टॉपिक, पहली चीज़ आप ये समझना है कि टॉपिक का जो नाम आपको लेकर चला, पहले सब्जेक्ट किस में लिखोगे, इंटरनेशनल रिलेशन में, और किसके अंडर लिख सकते हो, दैट इज़ इंडिया एंड बांग्लादेश। इंडिया बांग्लादेश के कंटेक्स्ट में यू कैन राइट इट डाउन, इंडिया एंड बांग्लादेश। इंडिया एंड बांग्लादेश से रिलेटेड आप ये कुछ एस्पेक्ट है मेंशन कर सकते हो। अब यहाँ पे पहले आप जस्ट ट्राई टू सी दिस मैप, इससे काफ़ी चीज़ें आपको क्लैरिटी आएंगी। देखो, ये हमारा रीजन है ना, ये वेस्ट बंगाल का इलाका है, ये हमारा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, ये भूटान है, और ये आपका जो है दिस इज़ बांग्लादेश। अब अगर आप देखोगे तो एक बहुत ही छोटा सा कॉरिडोर है, जैसे इसे हम कहते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर। सपोज करो, देखो अभी कंटिन्यूस बेसिस में चीन यहाँ तक पहुँच गया है, चीन जो है कंटिन्यूस बेसिस में यहाँ तक पहुँच गया है। तो कभी भी युद्ध की स्थिति आ जाए तो ईजिली इस रास्ते को ब्लॉक कर सकता है, और या कोई डिजास्टर आ जाए, कोई भी स्थिति बने, तो ये रास्ता आपका बहुत ही छोटा कॉरिडोर है। तो ये डिजास्टर, या आप कह सकते हैं अगर हमें इस रीजन के साथ कनेक्टिविटी डेवलप करना है तो उसमें भी यहाँ पे बहुत सारी जोग्राफिकल कंस्ट्रेंट है, तो आप नहीं कर सकते हो, आपको अल्टरनेटिव चाहिए। तो अल्टरनेटिव आपका कहाँ है, आप अल्टरनेटिव जो है बांग्लादेश के माध्यम से आप इस रीजन की कनेक्टिविटी स्टैब्लिश कर सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे चाहे अभी अगर देखोगे, हमने अभी 1-2 दिन पहले डिस्कस किया था कि इंडिया और भूटान के रिश्ते में हमने ये भी डिस्कस किया था कि हमने कहा था कि भूटान जो है वो बांग्लादेश के साथ, वी हैव डिस्कस दिस पार्ट, कि भूटान बेसिकली बांग्लादेश के साथ भी अपनी कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश करना चाहता, बट वो हवा से उड़ के तो नहीं करेगा, क्योंकि ये भूटान है, इधर बांग्लादेश है, और ये इंडिया बीच में आ जाता है। तो इंडिया ने कहा कि इंडिया विल अलाउ, ये एक ट्रेड जो है दोनों के बीच में इंक्रीज होगा, यहाँ के टूरिस्ट यहाँ जा सकते हैं, यहाँ से यहाँ आ सकते हैं, व्यापार बढ़ेगा, ये सारी चीज़ें हैं। और हम जो बांग्लादेश उसके माध्यम से जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है वहाँ कनेक्टिविटी अपनी स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो जो कनेक्टिविटी है वो कनेक्टिविटी बहुत मैटर करती है इंडिया को। ओवरऑल हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, उस नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के डेवलपमेंट के लिए कनेक्टिविटी बहुत मैटर करती है। ये कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा आपकी, वी कैन से इट्स ऑफ अ ग्रेट हेल्प फॉर इंडिया एज वेल। इंडिया के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाती है व्हेन यू टॉक अबाउट दिस कनेक्टिविटी, बिकॉज नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के डेवलपमेंट के लिए एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव और हमारा एक फॉरेन पॉलिसी भी है। और वो 2 मेजर फॉरेन पॉलिसी हैं जो हम फॉलो कर रहे हैं बांग्लादेश के साथ अपने रिश्ते बढ़ाने के लिए। एक तो है जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है जो 2014 के बाद आई है, जिसमें हम अपने फॉरेन पॉलिसी में हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनके हम अपनी प्रायोरिटी रख रहे हैं। दूसरा पॉलिसी है एक्ट ईस्ट पॉलिसी। एक्ट ईस्ट पॉलिसी, इस पॉलिसी का अगर आप ऑब्जेक्टिव देखोगे इस फॉरेन पॉलिसी का, इसमें हम अपने नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को डेवलप करना चाहते हैं, और उसमें हम साउथ ईस्ट एशियन देश और दूसरे जो देश हैं उनके माध्यम से हम नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को डेवलप करना चाहते हैं। क्योंकि देखो ये कॉरिडोर बहुत छोटा है, यहाँ पे फिजिकल ऐसा कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करना इतना आसान नहीं। तो ये 2 कॉरिडोर हम जो है 2 फॉरेन पॉलिसी के तहत ये जो रिश्ते हैं अलग अलग देशों के साथ वो हम मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, ये पॉइंट देखना है। अब देखा जाए तो काफ़ी सारे कनेक्टिविटी है इसमें, स्पेसिफिकली ये पीडीएफ मैं आपसे शेयर कर दूंगा सौरभ पांडे यूपीएससी टेलीग्राम चैनल के अंदर। तो आप लोग ये जो भी रेल लिंक है तो आप लोग एक बार ये देख लेना, लेकिन स्पेसिफिकली जो लिखी हुई है वो हम लोग देख लेंगे अभी। तो यहाँ पे कई सारे, जैसे ये भी आप याद रखना कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन, जोग्राफिकल लोकेशन कई मैच द फॉलोइंग पूछ ले। एक तो मोंगला पोर्ट याद रखना, एक चिटागोंग पोर्ट याद रखना। ठीक है, ये आप एक तरफ आपका मोंगला पोर्ट है और दूसरी जगह चिटागोंग पोर्ट है, चिटागोंग पोर्ट है। ये बांग्लादेश के अंदर आपके लोकेटेड है। एंड यहाँ पे जैसे इंडिया और बांग्लादेश ने पहली बार साइन किया था एग्रीमेंट, ट्रांजिट एग्रीमेंट 2010 के अंदर जो है साइन किया था। उसके बाद दोनों एमओयू साइन किया था 2015 के अंदर, जिसमें चट्टोग्राम और मोंगला पोर्ट के इस्तेमाल की जो है वो बात की है। ढाका जो है, इट में ऑल्सो चार्ज फीस फॉर इंडियन गुड्स, जो कि आपके मतलब इसका यूज़ करके मूव कर रहे हैं तो जो कुछ पैसा है वो चार्ज किया जा सकता है अगर बांग्लादेश के जो पोर्ट है उसका इस्तेमाल किया जाए। तो देखो, पोर्ट के माध्यम से भी हम, जैसे पोर्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बांग्लादेश का जो पोर्ट है उनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, मोंगला पोर्ट है, चिटागोंग पोर्ट है। और इसके अलावा अपने नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जो हम कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करना चाहते हैं उसके लिए भी हमारे लिए बांग्लादेश बहुत मैटर
करता है। इट इज़ ऑफ अ ग्रेट इम्पोर्टेंस। अब देखो, प्राइम मिनिस्टर जो इंडिया के हैं और साथ में बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर है, एक बार आप बताना वॉइस तो बीच में ब्रेक तो नहीं करती कभी? ये थोड़ा सा बता देना, मतलब बीच में कभी वॉइस में कोई दिक्कत हो या कभी ब्रेक करे या थोड़ा सा अच्छी ना हो तो प्लीज़ लेट अस नो, है ना? पता ही नहीं चलता कई बार। तो देखो यहाँ पे एक तरफ आपके इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं और दूसरी तरफ आपके जो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने अगरतला अखौरा रेल लिंक जो है उसको इनॉग्रेट भी किया है, जिसमें इंडिया का नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को आपका कनेक्ट किया गया है विद बांग्लादेश। अब इसमें जो रेल लिंक है, इसमें 12.24 किलोमीटर जो है आपका रेल लाइन है। एंड ये टाइम भी काफ़ी रिड्यूस करेगा, मतलब अगरतला टू कोलकाता जो कि 31 घंटे लगते हैं, वो मात्र 10 घंटे का हो गया। तो ये बहुत बड़ी बात है। इससे मूवमेंट ईजिली आपका हो जाएगा। लोग वहाँ से अगरतला जाएंगे, अगरतला से कोलकाता जो है वो जाएंगे। इससे आपका ट्रेड होगा दोनों के बीच में। इसके अलावा इंडिया की जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन भी किया, एक्ट ईस्ट पॉलिसी और नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत हम कनेक्टिविटी भी डेवलप कर रहे हैं बांग्लादेश के साथ, अपने रिश्ते भी अच्छे कर रहे हैं। दूसरा, कनेक्टिविटी होगी तो ट्रेड तो होता ही है, टूरिज्म भी प्रमोट आपका होता है। प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट है 862.58 करोड़ लगा है इंडियन साइड से, और कई डिफरेंट सोर्सेस में इसकी फंडिंग भी हुई है। आइडिया जो रेल लिंक का है वो 1974 का है और 2010 के बाद ये काफ़ी ज़्यादा फोकस इसमें किया गया है। और 5 ब्रॉडकास्ट कनेक्टिविटी ऑलरेडी है, मतलब कई कनेक्टिविटीज़ ऑलरेडी आपकी एग्जिस्ट करती हैं, ऑल ऑफ देम फ्रॉम बांग्लादेश, जिसमें गेडे रेलवे स्टेशन है टू धरसना, बेनापोल टू पेट्रापोल, सिंघबाद टू रोहनपुर, और रोहन राधिकापुर टू बिरौल, और हल्दीबारी टू चीलाहाटी। तो ये थोड़ा सा देखना। देखो ऐसे तो बहुत ही रेयर है कि ये लोग ऐसे पूछ लें कि कितने सारे रेल लिंक्स हैं या उनके नाम पूछ लें, तो ऐसा तो देखो नहीं पूछते हैं। लेकिन हाँ, जब आप मेंशन करते हो इंडिया बांग्लादेश रिलेशन के ऊपर, जब आप बोलते हो कि हम अपने नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का डेवलपमेंट कैसे कर सकें, जब आप लिखते हो कि कनेक्टिविटी किस तरीके से इंक्रीज और इम्प्रूव की जा सकती है, तो उसमें अगर 2-3 एग्जांपल्स अगर आपको याद हैं तो उसको आप बिल्कुल अपने आंसर में मेंशन कर सकते हो, वो आपको बहुत एडवांटेज भी होगा। इसके अलावा देखोगे, महिसाना रेलवे स्टेशन असम में और शाहबाजपुर जो है बांग्लादेश के अंदर है, ये 2 जगहों को भी कनेक्ट आपका किया गया है, किया जाने की बात की जाए। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाई हैज़ द गवर्नमेंट इशू अ डायरेक्टिव ऑन डीप फेक्स। ठीक है, देखो ये टॉपिक, इसी पर मैंने मेंस का प्रश्न भी आज आपके लिए फ्रेम भी किया है। अब इसमें थोड़ी सी बातें मैं आपसे करूंगा। तो ये देखो, डीप फेक्स की बात की जा रही है। डीप फेक्स जो है, डीप फेक्स की बात अगर की जा रही है, ठीक है, बहुत मैटर ऑफ कंसर्न है, खास तौर से वुमेन सिक्योरिटी के लिए। वुमेन सिक्योरिटी और डिग्निटी के लिए बहुत बहुत ये चैलेंज है। सिक्योरिटी और डिग्निटी के लिए बहुत बहुत बड़ा चैलेंज है, और भी बहुत सारे लोग इससे अफेक्ट हो सकते हैं, है ना? तो देखो, एक चीज़ आप समझो कि डीप फेक्स, देखो फेक शब्द है, फेक शब्द का मतलब इट्स नॉट रियल, है ना? तो आप इसको सोसाइटी वाले सेक्शन में भी मेंशन कर सकते हो, टेक्नोलॉजी वाले सेक्शन में भी आप टॉपिक का नाम लिख सकते हो। देखो डीप फेक के अंदर क्या है कि जैसे अगर आप देखो तो आज के समय में देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि किसी भी पर्सन की वॉइस का सैंपल लेके, किसी भी पर्सन के इमेज और वीडियो का लेके, और एक फेक वीडियो क्रिएट किया जा सकता है, एंड आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो। डिफरेंशिएट ही नहीं कर सकते, ये याद रखना। जैसे मान लो एक न्यूज़ चैनल जैसे आज तक है, आज तक में एक एंकर है। पहले तो एक वो था, मतलब एक तो रोबोट वाला टाइप आती थी एक एंकर। एक जो एंकर है उसकी फेमस, उनका आप देखोगे तो एआई वर्जन भी अभी लाइव हुआ था, और दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे। मतलब आप ये मानो एआई वर्जन और जो रियल एंकर है वो आपस में बात कर रहे थे। आप डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाओगे, चाहे वो वीडियो अगर यूट्यूब में हो तो एक बार देख लेना। तो डीप फेक एक बहुत मैटर ऑफ कंसर्न है, और ऐसी स्थिति में जैसे खास तौर से चाहे वो गर्ल्स हों या बॉयज़ हों, हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है कि जैसे हम करते रहते हैं ना कि हर चीज़ को शेयर करना, फ़ोटो है, वीडियो है, ऑडियो है, हर चीज़ हम शेयर करते हैं और उसकी प्राइवेसी पे ध्यान नहीं देते। देखो, पहली चीज़ तो आपको ये समझना पड़ेगा, जब तक चीज़ें प्रॉपर तरीके से रेगुलेट नहीं होती हैं, तो यहाँ पे देखो खुराफाती दिमाग वालों की कमी नहीं है ना? देयर आर सैडिस्ट पीपल जो लोगों को परेशान करके, या फिर देयर आर पीपल जो इस टाइप के काम करके पैसा अर्न करना चाहेंगे। तो उनको आप एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हो। अपॉर्चुनिटी दे रहे हो कैसे? आप अपने वीडियोस, ऑडियोस,
इमेजेस, उन सब को आप इस्तेमाल कर रहे हो और मतलब आप उनको इजीली शेयर कर रहे हो। अगर आप शेयर भी करते हो, सपोज करो कि इफ़ यू आर शेयरिंग ऑल्सो, इंश्योर कि उसकी प्राइवेसी सेटिंग कुछ इस प्रकार से हो कि जो आपके सर्किल है उसके बाहर कोई उसको ना देख सके या डाउनलोड ना कर सके। कुछ इस तरीके की अगर सेटिंग हो तो मतलब बहुत अच्छी बात है। तो अगर किसी भी प्रकार का ऑडियो, वीडियो, फोटोज हम हर चीज़ का शेयर करते हैं तो एक डेटा क्रिएट हो जाता है, और उस जितना ज़्यादा आप इतना डेटा क्रिएट करोगे, ये डीप फेक्स क्रिएट करना उतना आसान होगा और वो क्लोज टू रियलिटी रहेगा। आप दुनिया भर को बोलते चले जाओगे बट लोग नहीं इस बारे में अवेयर हैं कि डीप फेक भी जैसा कोई कंसेप्ट होता है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज खास तौर से वुमेन डिग्निटी से रिलेटेड है। पहले हम ये कहते थे कि जो वर्किंग एनवायरनमेंट है या हम कहते थे जो फिजिकल स्पेस है वो वुमेन के लिए सिक्योर हो। अब तो यहाँ डिजिटल स्पेस सिक्योर करना एक चैलेंज बन जाता है कि आप फोटो शेयर कर रहे हो, आप वीडियो शेयर कर रहे हो, उसको किसी भी प्रकार से मैनिपुलेट करके इनअप्रोप्रिएट कंटेंट क्रिएट किया जा सकता है। और हमने इतना सारा डेटा ऑलरेडी दे दिया है। डीप फेक्स अपने आप को स्ट्रेंथन कैसे कर रहा है? डीप फेक अपने आप को स्ट्रेंथन कर रहा है जिस तरीके का डेटा, हर तरीके का डेटा हम जो उसको देते जा रहे हैं। जितना ज़्यादा डेटा हम देते जाएंगे उतना ज़्यादा क्लोज टू रियलिटी होता जाएगा। इवन ये भी कहा गया कि दो ऐसे सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है। एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से डीप फेक क्रिएट किया जाता है, दूसरे सॉफ्टवेयर से ये टेस्ट किया जाता है सुपरवाइज करके कि क्या कितना क्लोज टू रियलिटी है। तो इवन आप उसको, उस वीडियो को किसी सॉफ्टवेयर में डाल के देखोगे ना कि यार ये रियल है कि नहीं, तो उसमें रियल दिखाएगा कि ये डीप फेक नहीं है, रियल है। तो आप डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाओगे, कहाँ दुनिया भर में जाके प्रूव करोगे। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बनेगा सोसाइटी के लिए भी। और अब आप हमारा पुलिसिंग सिस्टम देख लो या जो भी है, तो उनको तो अभी वो कंप्यूटर चलाने में ही सीख रहे हैं। ठीक है, जैसे आप पुलिसिंग सिस्टम में जाओ और वो कुछ भी ऐसा कोई साइबर क्राइम की भी बात करोगे तो अब चलो थोड़ा सा इसमें प्रोएक्टिवनेस आया, बट जो भी ज़्यादातर लोग हैं दे आर नॉट अवेयर अबाउट इट कि किस तरीके से चीज़ों को जो है हैंडल करना है। तो डीप फेक तो दूर की बात है, ये सब है। अब किसी को बोले देखो ये वीडियो सर्कुलेटर है, फेक है, ऑल्दो ये तुरंत इन्फॉर्म करना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। कभी भी ऐसे फेक वीडियोस अगर क्रिएट भी होते हैं तो इसमें परेशान भी नहीं होना चाहिए। बिकॉज कोशिश ये करना चाहिए कि जो नियर बाय जो भी साइबर क्राइम से रिलेटेड है वहाँ पे आप उसको इन्फॉर्म करें। और बट सोसाइटी के अंदर भी इसको लेके जागरूकता बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। यहाँ पे देखते हैं क्या क्या चीज़ें लिखी गई। तो यहाँ पे देखो पहली चीज़ तो क्या कहा है कि सोशल मीडिया जो जितने भी इंटरमीडिएटरी हैं, कोई भी ऐसे मॉर्फ वीडियो और ये सब अगर मान लो किसी का सर्कुलेट हो रहा है तो विद इन, उसको तो पता ही चल जाएगा जिसका सर्कुलेट हो रहा है, तो उसको रिमूव करना विद इन 24 आवर्स। दिस हैज़ बीन मतलब अगर कंप्लेंट फाइल की गई तुरंत आपको विद इन 24 आवर्स के अंदर रिमूव करना पड़ेगा, ये गाइडलाइंस आई है। सो ये है एज पर द आईटी रूल 2021। डीप फेक्स जो है ये आपके वीडियो ऑडियो क्रिएट हो रहे हैं 2017 से कंटिन्यूस बेसिस में आपके ये क्रिएट किए जा रहे हैं। एंड ये जो डीप फेक है इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो टूल्स हैं इनका इस्तेमाल करके फेक वीडियो और ये सब क्रिएट इजिली किया जा सकता है, किया जा रहा है। और ये जो डीप फेक्स है इनकी क्रिएशन के लिए जो इस्तेमाल होता है दैट वी कॉल इट एज जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क, ये GAN, इसका इस्तेमाल किया जाता है। एंड ये क्या है, ये भी एक मशीन लर्निंग टेक्निक है। मशीन लर्निंग का मतलब क्या होता है, देखो ये मैंने आपको पढ़ा रखा है, अगर आपको याद हो तो मैंने एक टर्म पढ़ाया था मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग का मतलब क्या होता है, लर्निंग क्या होती है, जैसे मान लो आप कुछ सीख रहे हो, ठीक है, इफ़ यू आर लर्निंग समथिंग, अगर आप कुछ सीख रहे हो, ठीक है, जैसे मैंने आपको अभी करंट अफेयर्स पढ़ाया, कंटेम्प्रेरी इशूज़ जो है, एडवांस करंट अफेयर्स जो है वो मैंने UPSC वाला आपको करवाया। अब एडवांस करंट अफेयर्स जो आपने पढ़ा UPSC का, तो वो आपने समझ लिया, तो आप क्या कर रहे हो, लर्न कर रहे हो। ऐसी जो कोई मशीन या जो एल्गोरिदम सर्टेन है वो चीज़ों को जो इनपुट लेके और आउटपुट देने जो सीख रही है तो उसे हम मशीन लर्निंग बोलेंगे। जैसे मान लो कोई डेटा 1000 तरीके का डेटा है, वो डेटा गया और वो कंप्यूटर में गया या कोई भी ऐसा सिस्टम उसमें गया, वो इस डेटा से ये सीखेगा और फिर आउटपुट प्रोवाइड करेगा। तो जितना ज़्यादा डाइवर्स डेटा होगा, जितना सुपरवाइज लेबल्ड डेटा होगा, उतना अच्छा और रियल डेटा आउटकम वो प्रोवाइड करेगा। ये तरीका होता है जिसे हम कहते हैं जनरेटिव एडवर्शियल नेटवर्क। ये एक टेक्निक है मशीन लर्निंग की जो कि इन डीप फेक्स को क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल आपका किया जाता है। तो यहाँ पे जो AI ड्रिवन कई सॉफ्टवेयर्स हैं वो डिटेक्ट करते हैं, लर्न करते हैं, एक है ना, लर्न द सब्जेक्ट मूवमेंट्स, फेशियल एक्सप्रेशन और सारे। अब ये कहाँ से आएगा, ये सारी चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, ये लाइन देखो ना, इसी से तो ये लोग क्रिएट करते हैं। बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ हैं या हम लोग की भी टेंडेंसी है कि हर चीज़ को शेयर करेंगे, हंसते गाते, आई एम ईटिंग पिज़्ज़ा फीलिंग क्रेजी
है ना, आई एम प्लेइंग विथ माई डॉग, है ना, और इस टाइप के कुछ भी हम डालते रहते हैं ना। आज मैं सुबह उठा या उठी और देखा तो अभी रात ही थी, ठीक है, नींद नहीं आई मुझे, मैं सो रहा हूँ, देखो कैसे सोते हुए लगता हूँ, ठीक है, हर चीज़ तो शेयर करते हैं, क्या है, अब मैं गुस्सा हूँ तो मैं ऐसे दिखता हूँ, हर प्रकार का फेशियल एक्सप्रेशन आप प्रोवाइड कर रहे हो डेटा का। तो उससे क्या है, वो जो डेटा आएगा, उस डेटा से जो भी डीप फेक क्रिएट होगा वो बहुत रियल होगा, क्योंकि सारा डेटा आपने शेयर किया। अगर उसके पास वो डेटा नहीं होगा तो फिर जो भी क्रिएट होगा उसमें फेकनेस पकड़ी जा सकती है। तो ये चीज़ें हैं, इसलिए जो भी डेटा शेयर भी किया जाए ना, वो शेयर कुछ इस तरीके से मतलब या तो आप अपने डेटा को जो है शेयर ही ना करो, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, आप खुश हो लो। मतलब देखो, अब माइंडसेट है, सारा का सारा माइंडसेट का खेल है। माइंडसेट का खेल इस तरीके से है कि हम चाहते हैं कि हम अपने सारे चीज़ों को जो है पब्लिश करें। एक तरफ हम प्राइवेसी की बात करते हैं और हम अपनी सारी पर्सनल चीज़ें पब्लिश करना चाहते हैं, हम सबको बताना चाहते हैं, और फिर ये प्रॉब्लम भी बहुत बड़ी जो है राइज होती है जब तक कोई रेगुलेटरी मैकेनिज्म नहीं आता है। तो कोशिश ये करना चाहिए, जहाँ ज़रूरी है, मान लो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आप शेयर करना चाहते हो तो आपको करना चाहिए, अदरवाइज इग्नोर करना चाहिए। मतलब सोशल मीडिया में जो भी आप अपनी पर्सनल चीज़ें शेयर करते हैं, तो वो थोड़ा-सा आपको अपने लेवल पे सोचना, इन चीज़ों को लेकर थोड़ा-सा सोचना चाहिए। तो ये इतना रियल होता है डीप फेक कि इसको कोई डिफरेंशिएट ही नहीं कर सकता है, और ख़ास तौर से इतना हाई लेवल ऑफ इनअप्रोप्रिएट कंटेंट क्रिएट किया जा सकता है इसके माध्यम में कि इट्स वेरी वेरी जो है डिफ़िकल्ट, ठीक है? वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। और 2 सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल भी किया जाता है इसमें, जिससे एक में क्रिएट किया जाता है, दूसरे से चेक कर लिया जाता है कि क्या ये पकड़ा जा रहा है कि नहीं पकड़ा जा रहा, मतलब वो डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा फेक और जो है रियल वीडियो की अगर बात किया जाए। यहाँ पे 2 सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। फेक वीडियो जो है रेंडर किया करके अंटिल द सेकंड सॉफ्टवेयर पैकेज कैन नो लॉन्गर डिटेक्ट द फॉर्जरी, मतलब दूसरा सॉफ्टवेयर देखता रहता है, क्योंकि देखो आप ये कैसे डिफरेंशिएट करोगे वीडियो सही है कि फेक है कि रियल है। तो कुछ और सॉफ्टवेयर का यूज़ करोगे तो ये पहले से ही दूसरे सॉफ्टवेयर के माध्यम से जिस बेसिस में ये पता चले कि ये वीडियो फेक है, उसको डिटेक्ट करके चेंजेस कर लेते हैं। इसी को कहते हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, जहाँ पे मशीन लैंग्वेज मॉडल टीच देमसेल्व्स। देखो यहाँ पे इसी को क्या कहते हैं, ये थोड़ा ध्यान रखना। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, तो इसमें क्या है कि देखो, एक जैसे सॉफ्टवेयर है, एक सॉफ्टवेयर जो है उसके माध्यम से आपने डीप फेक क्रिएट कर लिया, दूसरे सॉफ्टवेयर के माध्यम से वो देखेगा कि फॉर्जरी जो है कि ये डीप फेक है। तो सपोज करो कोई कोडिंग है एक्स वाई जेड, इससे पता चल रहा है कि ये फेक है, इसको डिटेक्ट करके इसको चेंज कर देगा, और चेंज करके फिर आप जान ही नहीं पाओगे कि ये, मतलब अगर किसी से चेक भी करना है किसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से तो आप जान ही नहीं पाओगे। अब कोई बोल रहा है उसकी मानेंगे नहीं लोग, लोग तो तुरंत जजमेंटल हो जाएंगे कि अरे यार नहीं 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 सही होगा ऐसे वैसे, ठीक है। तो ये है, तो इसे कहते हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग मॉडल भी मशीन लर्निंग का कहते हैं। एंड जो मेथड है, अगेन इट इज़ वेरी, मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, अगेन वेरी डिफिकल्ट कि हम इस चीज़ को थोड़ा सा हैंडल कर पाएँ। अब देखो, इंडिया में आईटी रूल 2021 की बात की जाए तो यह सारा जितना भी कंटेंट है रिपोर्टेड टू बी फेक और प्रोड्यूस्ड यूजिंग डीप फेक, उसको विद इन 36 आवर्स में करना चाहिए, तो जो चेंज करके अब 24 आवर्स किया गया है। इंडिया की आईटी मिनिस्ट्री है, इट हैज़ ऑल्सो इशूड नोटिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कि कोई भी इम्पर्सनेट करना, मतलब किसी पर्सन को की आइडेंटिटी को यूज़ करके चीज़ें करना, वो इलीगल है अंडर सेक्शन 66D ऑफ आईटी एक्ट 2000। आईटी रूल 2021 ने ये भी कहा है कि होस्टिंग एनी कंटेंट दैट इम्पर्सनेट अनदर पर्सन एंड रिक्वायर सोशल मीडिया फॉर्म टू टेक डाउन आर्टिफिशियल मूव्ड इमेजेस व्हेन अलर्टेड। तो ये भी, मतलब ये भी आपका आईटी रूल 2021 में भी है कि जैसे ही इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है, तुरंत जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उस कंटेंट को तुरंत जो है वो रिमूव करें, दे हैव टू रिमूव इट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। अगर आप सेशन को देख रहे हैं लाइव बटन देख रहे हैं तो लाइक बटन जरूर से प्रेस करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। 5 AM सीरीज में आज बहुत अच्छे टॉपिक्स, 8 टॉपिक्स मैंने डिस्कस किए हैं, सारे के सारे टॉपिक्स कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट से हैं, एडवांस करंट अफेयर्स हैं, यूपीएससी के लिए, सिविल सर्विस के लिए, प्लीज़ मिस ना करें। इस संडे को आपका 4th टेस्ट है, एडवांस करंट अफेयर्स का 4था टेस्ट है, प्लीज़ उसको अटेम्प्ट करें। भले नंबर कम आए बट आपका माइंड की ट्यूनिंग होना जरूरी है। वो टेस्ट आपका सौरभ पांडे CSE ऐप के अंदर है। एक हैबिट बनाए सुबह 5 बजे उठने की, जो सेशन सुबह 5 बजे आता है उसको अटेंड करें, एक रूटीन डेवलप करें, डिसिप्लिन डेवलप करें, ये चीज़ें आपके ऊपर है।
लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। ये थोड़ा याद रखना कि डीप फेक के रेगुलेशन के लिए हमारे लॉ क्या है। कंसिडरिंग द इम्पैक्ट ऑफ डायबिटीज ऑन योर लीवर, यहाँ पे दे आर कंसिडरिंग द इम्पैक्ट ऑफ डायबिटीज ऑन योर लीवर। तो डायबिटीज के इम्पैक्ट की बात की गई। ये देखो मेंस का में इससे कोई प्रश्न नहीं बनेगा, इसमें अपने प्रीलिम्स वाले रजिस्टर में लिख लेना। अगर जनरल साइंस के कहीं नोट्स बना रहे हो तो वहाँ पे नोट डाउन आप कर सकते हो। इसमें कहा गया है कि डायबिटीज़ में लगभग केसेस 101 मिलियन है, बहुत ह्यूज नंबर है। 136 मिलियन पीपल है उसको प्री डायबिटिक है, डायबिटीज से पहले वाली स्टेज है। एंड ये मतलब तेजी से नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न ऑल्सो। अब इसमें डायबिटीज़ जो है आप देखोगे तीन तरीके की खास तौर से हैं। एक टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है कि यहाँ पे जो हमारे इम्यून सेल्स हैं, जो हमारे प्रतिरोधक क्षमता जो है हमारी, जो हमें बचाती है बड़ी बीमारियों से, तो जो हमारे इम्यून सेल्स हैं वो अटैक करते हैं उन सेल्स को जिनके माध्यम से इंसुलिन का प्रोडक्शन होता है। तो क्योंकि इंसुलिन ही शुगर के लेवल को कंट्रोल करती है और वही इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो पाती, तो ये इट रिजल्ट इनटू मतलब क्योंकि फिर ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं होगी, इट रिजल्ट इनटू टाइप 1 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज में क्या होता है कि इंसुलिन प्रोड्यूस तो होती है बट सफिशिएंट प्रोड्यूस नहीं होती है। तो इस केस में तो क्या है कि वो जो सेल्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं आपके, रिस्पॉन्सिबल है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, वो उन पर अटैक होता है। हमारा इम्यून सिस्टम ही अटैक करता है। और वो टाइप 1 डायबिटीज़ है। टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर इंसुलिन सफिशिएंट अमाउंट में आपका प्रोड्यूस नहीं होती। और तीसरी जो है वो है आपकी दैट वी कॉल इट है जेस्टेशनल डायबिटीज़। जेस्टेशनल डायबिटीज़ बेसिकली क्या है, इट इज़ रिलेटेड की जो प्रेगनेंसी के दौरान जो होती है, तो अगर स्थिति बनती है तो उस वहाँ पे भी डायबिटीज़ जो है वो हो सकती है, तो वो जेस्टेशनल होता है। अब लीवर जो है, लीवर की बात करें तो ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। लीवर को कंसीडर किया जाता है स्टोर हाउस या फैक्ट्री फॉर वेरियस प्रोडक्ट। जैसे मान लो ग्लूकोज प्रोड्यूस हुआ, अब ग्लूकोज एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हुआ तो लीवर में स्टोर रहेगा। तो यहाँ पे क्या है कि अगर मान लो कि अगर शरीर के अंदर एक्स्ट्रा ग्लूकोज है तो वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में आपका लीवर में स्टोर रहेगा, जब जरूरत होगी तो उसको यूज आपका किया जा सकता है। एक्सेस फैट अगर मान लो है अगर ब्लड सर्कुलेशन के अंदर, तो ये भी आपका लीवर में डिपॉजिट हो जाता है धीरे धीरे। अगर मान लो शरीर में बहुत ज़्यादा फैट है तो वो भी लीवर में डिपॉजिट हो जाता है और उसके लिए फिर फैटी लीवर हो जाता है। देखो जितना फैट होगा, जितना शरीर को काम है वो तो ठीक है, एक्सेस जितना भी होगा वो लीवर में डिपॉजिट होगा। अगर ज़्यादा डिपॉजिट होता जाएगा तो फैटी लीवर हो जाएगा। तो इसी तरीके से ग्लूकोज अगर हमारे शरीर में ज़्यादा है तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में वो लीवर के अंदर स्टोर होता है। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स भी मेंशन्ड है, दैट इज यहाँ पे एक कुछ टर्म्स भी मेंशन्ड है, दैट इज कि when there is excess fat in liver, this led to a condition called hepatic insulin resistance। तो hepatic insulin resistance रिसेंटली न्यूज में था, ये क्या है तो आपको ध्यान में रखना है। हेपेटिक इंसुलिन रेजिस्टेंस बेसिकली क्या है, एक्सेस फैट जो लीवर के अंदर प्रेजेंट है। सो जो बॉडी का इंसुलिन है it cannot function properly and that the action of the insulin in the liver is considerably reduced. This led to increased release of glucose from the liver which is referred to as hepatic glucose production। तो देखो एक तरफ क्या हाईलाइट किया गया है, एक तरफ क्या आपका हाईलाइट किया गया है कि अगर सपोज कि अगर एक्सेस है फैट, एक्सेस है लीवर में, तो ये कंडीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हेपेटिक इंसुलिन रेजिस्टेंस की बात करते हैं। दूसरा क्या है कि जो बॉडी का इंसुलिन है, ठीक है, बॉडी में जो इंसुलिन है इफ इट कैन नॉट फंक्शन प्रॉपरली और जो एक्शन ऑफ इंसुलिन इन द लीवर इज कंसिडरेबली रिड्यूस्ड। तो इसका क्या मतलब है कि अगर मान लो इंसुलिन जो है अगर वो प्रॉपरली फंक्शनिंग नहीं होगी तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पे जो स्थिति आएगी उसे हम बोलेंगे हेपेटिक ग्लूकोज प्रोडक्शन। हेपेटिक ग्लूकोज प्रोडक्शन। तो स्टडी क्या कहती है कि अगर मान लो फैटी लीवर है तो इट में रिजल्ट इनटू डायबिटीज, और डायबिटीज है तो इट में रिजल्ट इनटू फैटी लीवर एज वेल। तो ये एक रिलेशन जो है वो हाईलाइट किया गया कि 80% इंडिविजुअल जिनके पास फैटी लीवर है, सो फैटी लीवर इटसेल्फ नॉट डेंजरस बट इट्स स्टिल वो डायबिटीज जैसे बीमारी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल आपका जो है वो हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। एंड यहाँ पे कई जैसे यहाँ पे ये भी हमें ध्यान में रखना है कि कई प्रकार की चीज़ें होती हैं, जैसे एक होता है नॉन अल्कोहलिक स्ट्रेटोहेपेटाइटिस, यहाँ पे मेंशन्ड भी है। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे मान लो अगर फैटी लीवर है बाय इटसेल्फ इज नॉट डेंजरस बट ये कई प्रकार की कंडीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर फैटी लीवर है तो कुछ स्थिति लीवर के अंदर देखने को मिल सकती है, जैसे उसमें से है नॉन अल्कोहलिक स्ट्रीटोहेपेटाइटिस और नैश।
ये अगर आपसे पूछिए ये क्या है, तो इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड विद द लीवर। लीवर में कई प्रकार की मतलब सूजन आना या कुछ बीमारी टाइप हो जाना। फिर इसके बाद ये तो रिवर्सिबल है, चीज़ें आपने अगर ठीक की तो ये हट जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेज जो है वो सिरहोसिस हो सकता है, जो कि फैटल भी हो सकता है। एंड यहाँ पे जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर है, ये एक तरीके से ऐसा कॉम्प्लिकेशन है जो कि डायबिटीज से जुड़ा हो सकता है। ठीक है, अब देखो ये एमबीबीएस की क्लास चल रही है तो बट ये देखो प्रीलिम्स के लिए, देखो मेंस में इसमें कोई प्रश्न नहीं आएगा, प्रीलिम्स के लिए हमें ध्यान रखना है। प्रीलिम्स में क्योंकि देखो न्यूज़पेपर में आ रहा है और साइंस का स्पेशल सेक्शन जो है द हिंदू न्यूज़पेपर ने क्रिएट किया, तो करना है। सोसाइटी के हों टॉपिक, इकोनॉमी के टॉपिक हों, पॉलिटी के टॉपिक हों, साइंस के टॉपिक हों, हर चीज़ हर टॉपिक कवर हो रहे हैं। आप ये मत सोचना कि सर साइंस वाला ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि साइंस का स्पेशल इशू आता है, मंडे टू फ्राइडे आ रहा है तो उसको तो कवर करना ही पड़ेगा ना। सोसाइटी का जिस दिन प्रश्न आता तो वो भी हम करते हैं, आईआर का जैसे आज कवर किया, हमेशा कवर होता है। तो जो रिक्वायर्ड कंटेंट है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। हाँ, कई रिपीटेड होते हैं, जैसे एक बार हमने डिस्कस किया फिर आर्टिकल आ गया, तो बार बार उस आर्टिकल को करने का कोई लॉजिक नहीं है, फिर वो आपका कंटेंट मल्टीप्लाई होता जाएगा, बस यही है। हेडलाइंस वाले टॉपिक्स को करने का कोई मतलब नहीं है। अब जैसे मान लो एक टीएमसी के एमपी हैं, उसके उसके उनके कंटेक्स्ट में इथिक्स कमेटी, प्रिविलेज कमेटी के ऊपर चर्चा है। अब 3 आर्टिकल्स मैंने डिस्कस कर लिए, उसमें हर एक चीज़ डिस्कस कर ली है। अब वो आता रहे तो हमें क्या करना है, उसको पॉलिटिकल डिबेट पे जाना नहीं है, या पॉलिटिकल डिबेट करें ये सही है वो गलत है। या बिहार में देखो जैसे जो सीएम हैं वहाँ के, उनके द्वारा कुछ स्टेटमेंट्स जिस प्रकार से दिया आपका गया है, अब उसमें देखो सही गलत तो क्या उस पर डिस्कस करें, लेकिन जिस तरीके से इतनी बड़ी पोजीशन में आप रहते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट होती है लैंग्वेज। आपका इंटेंशन कुछ भी हो बट लैंग्वेज बहुत मैटर करती है। आप जैसे खुद ही डिप्लोमेट कोई बनेगा, कोई बड़ा अफसर बनेगा, तो भाषा का बहुत बड़ा रोल होता है। किस तरीके से हम अपने शब्दों का इस्तेमाल करते हैं वो बहुत मैटर करती है। अगर हम उन शब्दों का इस्तेमाल सही से करना भूल जाएं, तो फिर ये सोचने वाली बात है कि क्या हम उस पोजीशन में रहकर जो प्रॉपर कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, देखो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन क्योंकि आप उस ऑर्गेनाइजेशन के हेड हो, तो सीएम है तो कोई दिक्कत नहीं, आप किसी भी भाषा का इस्तेमाल करोगे तो वो पब्लिक में इतना नहीं आएगा। लेकिन जब आप पब्लिक के साथ कम्युनिकेशन करोगे, ऐसी चीज़ें जो मीडिया के सामने आती है, वीडियो जिनका सामने आता है, वहाँ पे अगर हम लैंग्वेज का इस्तेमाल ऐसे ऐसे इनअप्रोप्रिएट भाषा का इस्तेमाल करें जिसमें हम कुछ कन्वे करना चाहते हैं, और वो भाषा कुछ इस प्रकार की हो जो कि उस पोजीशन की डिग्निटी के लिए ठीक नहीं है, तो उस स्थिति में हमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। मतलब अब इतनी एज में ट्रेनिंग तो नहीं दी जाएगी, लेकिन कुछ इम्प्रूवमेंट जो है ज़रूर से करना चाहिए कि हम भाषा का बहुत अच्छा इस्तेमाल करें। बड़े बड़े जितने भी लीडर्स हों, मतलब आप भी लीडर्स ही क्या, हर इंसान अगर किसी भी पोजीशन में है तो उन्हें अपनी लैंग्वेज पे बहुत अच्छा कंट्रोल होना चाहिए। और इसीलिए जब आप आंसर राइटिंग भी करते हो तो मैं हमेशा आपको कहता हूँ लैंग्वेज मेच्योरिटी पे ध्यान दो। मैंने कई ऐसी चीज़ें देखी हैं कि आप लिखते हो दिस कैन नॉट बी डन, दिस शुड बी डन, द गवर्नमेंट शुड डू दिस। अवॉइड करो ऐसी लैंग्वेज को, शुड, मस्ट, ऐसा मतलब जो एक जजमेंटल एटीट्यूड दिखाए ना, ऐसे शब्द कभी आंसर में यूज मत करो। आप पॉसिबिलिटी की बात करो, देर इज नीड टू इम्प्रूव एज पर दिस रिपोर्ट, द गवर्नेंस पार्ट ऑफ द गवर्नेंस पार्ट कैन बी इम्प्रूव्ड। ऐसी भाषा का इस्तेमाल करो। लैंग्वेज मेच्योरिटी इसी की तो बात है, मैं बार बार आपको आंसर में लिखता हूँ जो आकलन सीरीज में आप सेंड करते हो, लैंग्वेज मेच्योरिटी पे ध्यान दो। तो यही तो कहना चाहता हूँ आपको कि आप, ये ऐसा नहीं है कि आप मॉडल आंसर किसी का देख लिया और आपकी लैंग्वेज मेच्योरिटी आ जाएगी। आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आप सब कुछ आता है आपको, बट आप ऐसे लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हो जो कि सही नहीं मानी जाएगी। जो 30-30 साल से कॉपी चेक कर रहे हैं, जो 30-30 साल का जिनको एक्सपीरियंस है, जो आपकी यूपीएससी की कॉपी चेक करेंगे, वो 2 लाइन पे पकड़ के पता चल जाएगा आपका बिहेवियर कैसा। भले आप इस चीज़ को अभी ना समझ पाओ, हम अब आप मुझे ही अपनी कॉपी दे दो तो उससे पता चल सकता है, मैं आपको बता सकता हूँ कि आप किस प्रकार से सोचते हो, किस प्रकार की थॉट प्रोसेस है। मतलब इसमें ये नहीं कि आप आज क्या खाओगे और आपके फ्यूचर में क्या होगा, ऐसा नहीं। इट मीन्स योर थॉट प्रोसेस रिलेटिंग टू पर्टिकुलर इशू, वो जाना जा सकता है। आप भी उस काम को करो 5 साल, आप भी जानने लग जाओगे। तो इसलिए जरूरी क्या है कि हमें अपना बायसनेस शो नहीं करना चाहिए, एक्सट्रीमिस्ट थॉट प्रोसेस जो है वो शो नहीं करना चाहिए, और इनके लिए आपको लैंग्वेज मेच्योरिटी। देखो न्यूट्रलिटी जैसी कुछ नहीं होता है, कोई कहे कि मैं न्यूट्रल हूँ, मैं इसको फॉलो नहीं करता, मैं उसको फॉलो नहीं करता, वो सब झूठ है। ऐसा नहीं है, हर इंसान का अपना इंक्लिनेशन होता है।
होता है, या इधर जाएगा या उधर जाएगा। इसमें कोई गलत भी नहीं है, कोई किसी को सपोर्ट कर रहा है, कोई किसी को सपोर्ट कर रहा है, तो इसमें कोई गलत नहीं है कोई, क्योंकि देखो आप भी ह्यूमन बीइंग हो, तो आपका भी इंक्लिनेशन एक्स वाई की तरफ होगा, लेकिन समझना क्या है कि वो चीज़ रिफ्लेक्ट नहीं हो आपके आंसर के अंदर, और वो एक्सट्रीमिस्ट थॉट में कन्वर्ट ना हो, ये भी आपको देखना है। ये चीज़ लैंग्वेज मैच्योरिटी के माध्यम से आएगा, और इसका मात्र एक ही तरीका है, आप लिखते रहो, आप लिखते रहो। आप ये नहीं कि आपको कोई अप्रिशिएट करे। मैं जब आंसर आपके देखता हूँ, तो आप ये मानो कि आई गो थ्रू तीन तीन चार मैं चीज़ें देखता हूँ। पहला, आपका सबसे प्रायोरिटी में रखता हूँ, सबसे पहले आंसर देखते ही प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन का मतलब होता है आपकी लाइन के बीच में स्पेसिंग, पैराग्राफ के बीच में स्पेसिंग, इंपॉर्टेंट चीज़ अंडरलाइन है कि नहीं है, ये होता है। प्रेजेंटेशन हो गया। फिर उसके बाद आता है कंटेंट पार्ट। कंटेंट पार्ट मतलब जो एग्जाम में मतलब जो क्वेश्चन में पूछा उसी के अकॉर्डिंग लिखा है, कि जो मन में है वो लिख दिया है। अब क्या होता है कंटेंट पार्ट, अब इतनी सारी कॉपीज पढ़ने के बाद पता चल जाता है कि आपने ये पॉइंट लिखा है, ये नहीं किया। आप में से कई लोग इंटरनेट से देख के लिखते हो, है ना, आप कि मुझे नंबर अच्छे मिल जाए, वो पता चल जाता है। और है ना, क्योंकि वही सेम सी चीज़ें सेम आर्टिकल से हो सकता है 5 लोगों ने दिया। मैंने एक क्वेश्चन देखा था, उसमें 10 लोगों ने सेम चीज़ लिख रखी थी, इसका मतलब 10 के 10 ने एक ही सोर्स से इंटरनेट से लिखा है। पर ठीक है, ये देखो, ये चीटिंग अगर आप करते हो तो वो आपकी कमी है। आपको इंप्रूवमेंट पे फोकस करना है। तो एक तो कंटेंट पार्ट की एग्जाम में कैसे, फिर आपका लैंग्वेज मैच्योरिटी, जैसे ग्रामेटिकल एरर सबसे बेसिक चीज़ है। ग्रामेटिकल एरर है, अब एरर आप ग्रामेटिकल कर रहे हो, फिर लिख डालो जितना अच्छा कंटेंट लिखना है, नंबर नहीं मिलेंगे। ग्रामेटिकल एरर की मतलब कि कुछ भी एकड़म तिकड़म लिख रहे हो, अब आपको लग रहा है मैं बहुत होशियार हूँ, मैं बहुत ज़्यादा जो है बड़ा कंटेंट लिख दिया, मैंने इतनी इन्फॉर्मेशन लिख दी, मैंने इतना फैक्ट लिख दिया, मुझे तो 10 में से 9 मिलने चाहिए। ऐसा नहीं है। आपको समझना है कि बेसिक चीज़ है। ग्रामेटिकल एरर है तो कैसे, ग्रामेटिकल एरर का मतलब होता है, देखो बहुत फ्लावरी लैंग्वेज नहीं, बट ग्रामेटिकल एरर ऐसी चीज़ है कि आप पूरे सेंटेंस इधर का उधर आपने कर रखा है, तो वो फिर उसमें नंबर मिलेगा ही नहीं। अगर मैं जो भाषा आपको बोल रहा हूँ, अगर उसको मैं इधर उधर से जोड़ जाड़ के बोल दूं, तो कैसे, मतलब आपको खुद आप अप्रिशिएट नहीं करोगे उसको। तो लैंग्वेज बहुत मैटर करती है। फिर आप जब लिखते हो, कोई चीज़ लिखते हो, तो उसमें फिर आप किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो, शब्दों का चयन, ये मैटर करता है। और एक और पार्ट जो है कि जो, जैसे मान लो आपसे मैंने पूछा कोई प्रश्न, अब आपको नहीं आता है उसके बारे में, तो आप क्या करोगे, जो पूछा उसके 4 लाइन लिखोगे, और फिर चैलेंजेस वे फॉरवर्ड पूरा आंसर भर दोगे। मैं उसको काट दूंगा। क्यों काटने का रीजन क्या है, अभी मैं उसमें आपको नंबर दे दूं, अब अगर अभी मैं आपको नंबर दे दूंगा, बाद में क्या करोगे, नंबर तो नहीं मिलेंगे ना। तो यहाँ पे समझना है कि जो पूछा है ना, वो कंटेंट 70% के ऊपर आपका कवरेज होना चाहिए। आप 2 पेज है, अब 2 पेज का आंसर आप 5 पेज में लिख दो, तो उसमें मैं क्यों नंबर आपको दूं। अभी मैंने 1-2 लोगों को नंबर 0 दिया है उसमें, बट अगली बार से अगर कोई 2 पेज, अगर 10 नंबर का प्रश्न और 4 पेज लिख रहा है, तो 0 नंबर मिलेगा। ठीक है, ये चीजें, इसका फायदा क्या है कि आप इसे गलतियां नहीं करोगे। 10 नंबर के लिए 2 पेज ही मिलते हैं, या 2.5 हो गया ज्यादा से ज्यादा, तो फिर आप 5 पेज में लिख के आंसर क्या कर लोगे। आपको एक्स्ट्रा कॉपी थोड़ी ना मिलती है वहां पे, वो तो बुकलेट होती है। तो ये चीजें देखनी है, और ये धीरे धीरे जैसे जैसे आप लिखोगे इंप्रूवमेंट होगा। मैं पर्टिकुलर नाम भी लूंगा कुछ लोगों का, इतना अल्टीमेट इंप्रूवमेंट उन्होंने किया है, इतना अल्टीमेट इंप्रूवमेंट किया है, कि जो एक पॉइंट मैंने लिख दिया, कि आपको जैसे जनरली क्या होता है कि जैसे एक आंसर रीड किया, रीड करने के बाद एक मतलब अभी मुझे लगा कि ये पहली स्टेज में ये कमी दूर करवानी है, तो मैंने लिख दिया इसमें प्रेजेंटेशन पे काम करो। अगले आंसर में उसने प्रेजेंटेशन में काम किया। दूसरे में मैंने कहा कि इसमें ये चीज़ करो, तो उसने दूसरे में करने लगे, और परफेक्ट आंसर है, टॉप में आ रहे हैं, 5-5, 5.5 नंबर मिल रहे हैं 10 में से। आपको भी अगर इम्प्रूवमेंट करना है, तो देखो क्रिटिसिज्म सहन करने की वो होनी चाहिए, कि मैंने कुछ बोल दिया, आपको दिल में लेके बैठ गया, अरे कैसे बोल दिए मुझे, है ना, मैंने तो ये किया है वो किया है, तो ये दिल में लेने वाली बात नहीं। हमें तो इम्प्रूव करना है ना, कोई अगर हमारी कमी बताए तो हमें इम्प्रूव करना है। ठीक है, सिंपल सी बात है। चलो, तो ये हमने डिस्कस कर लिया, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। पोरियासिस पेशेंट, अब इसमें देखो पोरियासिस एक है, ये थोड़ा सा देख लो। ये बेसिकली क्या है, ऑटो इम्यून डिजीज है। इसमें पूरे शरीर में धब्बे टाइप बन जाते हैं, रैशेस टाइप हो जाते हैं सर पे, और बहुत सारे ऐसे मतलब अफेक्ट होता है। ये आप देख सकते हो, स्किन डिजीज टाइप है। इसके कई कॉजेज हैं, अल्कोहल, स्ट्रेस, ओबेसिटी, इन्फेक्शन, ये सब अलग अलग जेनेटिक भी फैक्टर है। तो एक तो इसके मेजर फैक्टर्स, एक तो स्किन इंजरी एक है, जिसमें कई चीज़ें हो सकते हैं, सनबर्न, बग बाइट हो सकता है, या बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो सकता है, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन भी हो सकता है। वेदर कंडीशंस भी, वेट और ड्राई कंडीशंस भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। स्ट्रेस भी हो सकता है, अल्कोहल का कंजम्पशन भी हो सकता है, मेडिकेशन भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कई प्रकार के फैक्टर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल आपके हो सकते हैं। ठीक है, ये एक बीमारी है, ये ध्यान में रखना है। इसमें जैसे स्किन में बड़े बड़े रैशेस और इस टाइप की चीज़ें बन जाती हैं।
तो उसका दिन था अभी आज या कल में, तो इसलिए ये डिस्कस किया। चलो क्वेश्चन देख लो। फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ऑल्दो ब्रिंग अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन बट हैज आल्सो क्रिएटेड इनसिक्योर एनवायरनमेंट फॉर देम एज वेल। अब देखो ये प्रश्न है, अब सपोज मैंने ये प्रश्न आपको 10 नंबर में दिया है, है ना। अब जनरली क्या है, हिंदी माध्यम में एक स्टूडेंट है, नाम याद नहीं आ रहा है, उनका पहले ये था कि वो बस एक शब्द देखेंगे और शुरुआत से लेकर अंत तक वैसी ही कहानी लिख देते हैं पूरी, ठीक है। फिर मैंने उनको कमेंट करके बताया कि क्या कर रहे हो आप, ये मतलब बाकी चीज़ तो ठीक है, ये आप कर क्या रहे हो, मतलब ये क्वेश्चन कुछ और लिख कुछ और। अब मैंने देखा कि वो इम्प्रूवमेंट हो रहा है, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो रहा है और काफ़ी अच्छे आंसर आ गए। जहाँ पे 1-1.5 नंबर मिलता था वो अब 4 तक पहुँच गए, 4 4.5 तक मिल गए। देखो 4 के ऊपर 10 में से अगर आप ला रहे हो बहुत अल्टीमेट नंबर है। 10 नंबर मैं नहीं दूंगा, 6 6.5 तो बहुत अच्छे नंबर और हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखो ये एम ये रहता है कि आप अपना थोड़ा आगे की सोचो, अच्छा मैंने इतना कर लिया तो मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मुझे और इंप्रूवमेंट करना है, इस टाइप की थिंकिंग होनी चाहिए। अब देखो इसमें, अब जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, 10 नंबर का प्रश्न है, फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है, तो आपका आंसर फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से या कोई रिसेंट केस से आप शुरुआत कर सकते हो। अगर कोई रिसेंट केस है ऐसा तो आप एक्सप्लेन करो। फिर देखो मैक्सिमम पार्ट आपका क्या होना चाहिए, इसमें दो एक चीज पूछा है, तो आधा पार्ट होना चाहिए कि अपॉर्चुनिटी कैसे क्रिएट करता है, दूसरा पार्ट होना चाहिए कि ये किस तरीके से इनसिक्योर एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, तीसरा पार्ट होना चाहिए कि क्या हम कर सकते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, उसमें अगर आपने आधा आंसर उसी में लिख दिया कि क्या कर सकते हैं, तो नहीं है, वो सही नहीं है। 3-4 पॉइंट्स क्या कर सकते हो और फिर कंक्लूड कर दो। मैक्सिमम पोर्शन आपका जो पूछा है वो होना चाहिए, ये ध्यान में रखना है कि अपॉर्चुनिटी पूछा है, इनसिक्योर एनवायरनमेंट पूछा है, तो इन दोनों पे आपका मैक्सिमम पार्ट होना चाहिए। ये चीज अगर आपने सीख ली तो फिर आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। मतलब आपको ये समझना है कि जो मैं आंसर लिखूं उस आंसर में 70 से 75% मेरे जो शब्द यूज होंगे जो पूछा है उससे रिलेटेड होने चाहिए, इधर उधर से नहीं होने चाहिए, ठीक है। कि आप वे फॉरवर्ड, चैलेंज और इंट्रोडक्शन कंक्लूजन में ही पूरा आंसर लिख डाले और जो पूछा है वो 3 लाइन में लिखे हो, फिर आप सोच रहे हो मुझे 10 में से 20 मिले, तो वो नहीं होगा, ठीक है। तो आप अपने आंसर मुझे पोस्ट कर सकते हो। सौरभ पांडे CSC ऐप डाउनलोड करो, इसमें आकलन सीरीज होती है, उसको ज्वाइन करके आप अगर चेक कराना चाहते हैं तो आप चेक कराएं, मैं वो चेक कर दूंगा। टाइम लगेगा चेक करने में, ठीक है, तब क्योंकि इतनी सारी कॉपीज आती हैं तो चेक हो रहा है, आपको कॉपीज अपने मिलती रहेंगी, बट आप अपने आंसर को लिखते रहें। लेकिन जिन्हें चेक नहीं कराना है तो वो आप सौरभ पांडे UPSC टेलीग्राम चैनल पे सेंड करें। प्लस एग्रीकल्चर ऑप्शनल आप जरूर से ज्वाइन करें, अगर आपको लगता है तो आप इस ऑप्शन को जरूर से ज्वाइन करें। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का रास्ता भी आपके लिए ओपन हो जाएगा। ये टेस्ट संडे को शेड्यूल्ड, प्लीज मिस नहीं करना है। ये भी सौरभ पांडे CSC ऐप के अंदर है और ये टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे इस सेशन का PDF भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। सेशन को जरूर से लाइक करें और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।